सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की एज यूजुअल प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों चली रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं विवेक सिंह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसमें हम लोग बीटीएससी से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए बच्चे। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो भी आप लोगों के लिए रहेगा, और साथ ही साथ में अगर मेरे साथ भी पढ़ रहे हो तो भी आपको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प मिलेगी और पढ़ने में कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बीटीएससी में अगर पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है वो साथियों क्या रहती है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सबसे पहली इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या रहता है बेटा। तो मेरे हिसाब से उस एग्जाम का सिलेबस, सबसे पहली जो कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है बेटा, तो उसमें पहला चीज होता है कि ये हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस उस एग्जाम के रिस्पेक्ट में क्या है। सिलेबस को जब आप कवर कर लेते हो, उसकी थ्योरी को पढ़ लेते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब क्या है बच्चे, सबसे पहले सिलेबस कवर करोगे। सिलेबस के बाद आपको दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जब थ्योरी पढ़ लेते हो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी फिर बच्चे जो जरूरत पड़ती है वो होती है बच्चे कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है एग्जामिनेशन में, उसके अकॉर्डिंग मेरी स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसी आ रही है। तो प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तीसरी चीज होती है बच्चे स्पीड एंड एक्यूरेसी। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बच्चे तीन बेसिक इंग्रेडिएंट है। जैसे खाना बनाने, मतलब मान लेते हैं अलग अलग चीज बनाने के लिए जाओगे तो अलग अलग चीजें जरूरत पड़ेंगी। सब सिंपल सा मैं बोलता हूं कि अगर दाल बनानी हो बच्चे, तो दाल बनाने के लिए आपको अरहर चाहिए होगा, उसके बाद फिर आपको चाहिए होगा नमक चाहिए होगा, हल्दी चाहिए होगा बच्चे, कुछ ऐसी चीजें चाहिए होंगी। और फिर अगर फ्राई करना है भाई, तो अगर फ्राई करना मतलब दाल में भी और उत्कृष्ट दाल बनानी है आप लोगों को, फिर फ्राई करने के लिए प्याज चाहिए होगा, लहसुन चाहिए होगा, मिर्च चाहिए होगा, धनिया चाहिए होगा, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। उसी तरीके से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली चीज क्या होती है रिक्वायरमेंट, वो होती है साथियों आपका सिलेबस। उसके बाद आती है बच्चे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और तीसरी चीज आती है बच्चे स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये तीनों चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए मतलब आप लोग के लिए प्लान क्या है। तो अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों प्लान की, तो यहां पे सबसे बेसिक चीज निकल करके आता है कि सिलेबस में जो भी आपके बीटीएससी में दिए गए सिलेबस हैं, बीटीएससी ने आपका सिलेबस तो दिया ही है, ऑफिशियल सिलेबस है बेटा। बीटीएससी का ऑफिशियल सिलेबस आप लोग उठा लीजिए और वहां से देख लीजिए कि क्या सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक नहीं है बेटा। क्योंकि पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ में यह भी इंपॉर्टेंट होता है साथियों कि क्या चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर टाइम वेस्ट होगा। और टाइम बच्चे सभी का प्रीसियस है, मेरा भी प्रीसियस है, आपका भी प्रीसियस है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं आप लोग को परेशान नहीं होना है। एक तो आप लोग को मिलेगी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी मिलेगी। तो जो टॉपिक जैसे खत्म होगा, मान लेते हैं वर्नियर कैलिपर मैंने आज पढ़ाया बेटा, वर्नियर कैलिपर की आपकी डीपीपी नेक्स्ट डे या उसके हो सकता है बच्चे 1 से 2 दिन के गैप में आपकी वर्नियर कैलिपर की डीपीपी अपलोड हो जाएगी। तो वर्नियर कैलिपर पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन इस डीपीपी के अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सर कौन सा बुक पढ़े, मैंने बता दिया बेटा, डीपीपी से पढ़ना है आपको, और कहीं नहीं भटकने की जरूरत है। हाँ, बाकी अगर कोई साथी हमारे लेना चाहते हैं भाई कि पीवाईक्यू की हेल्प से करना है, तो बिल्कुल उनके लिए जा सकते हो कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको आप खुद ब खुद करिए बेटा। लेकिन यहां पे एकदम क्या मिलेंगे बच्चे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अच्छा, फिर आ जाती है बच्चे स्पीड एंड एक्यूरेसी। सर कैसे बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी बच्चे आप लोगों की मॉक टेस्ट से। ये आपकी बढ़ेगी बच्चों मॉक टेस्ट से। तो जब ये दोनों चीजें कवर हो जाती हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। लेकिन अगर इन चीजों में अगर आप लोग मेहनत नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर जाओगे बेटा। तो तीनों ही चीजें जरूरत है। जैसे दाल के अंदर नमक अगर नहीं रहे तो दाल बेकार लगेगी बच्चे, है ना। उसी तरीके से एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है बेटा स्पीड एंड एक्यूरेसी, मॉक टेस्ट देकर के इंप्रूव किया जा सकता है। अगर ये नहीं डालोगे तो आपका जो दाल बनेगी बच्चे वो बिना स्वाद के लगेगी, उसका अच्छा स्वाद नहीं आ पाएगा।
तो इसीलिए सब कुछ जब डाल दिए हो तो नमक डालने में कोताही क्यों कर रहे हो? यानी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो आपको मॉक टेस्ट देना है बेटा, वो भी उतना ही जरूरी है। यहां से एक पॉइंट क्लियर हो जाती है बच्चे। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो अब सबसे पहले चीज पे हम लोग बढ़ते हैं बेटा कि अगर हम लोग तैयारी करने के लिए चल रहे हैं तो सिलेबस क्या है। जैसा कि मैंने बता दिया कि सबसे पहला प्रश्न तो यही आना चाहिए कि सर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए मैंने आप लोग के लिए यहां पे, हाँ यहां पे देखेंगे तो मैं आपका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहां से मिल जाएगा। मैंने उसी सिलेबस को यहां पे स्ट्रक्चर मैनर में कल करके लाया हूं, जिससे कि आप लोगों को एक समग्र चीज जो है बच्चे इकट्ठी एक जगहों पे देखने को मिले। तो ये सिलेबस है। क्या है बेटा? ये आप लोगों का सिलेबस है। और इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है बच्चे? ये फिटर के लिए भी है, अभी मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है फिटर एंड मशीनिस्ट के लिए। फिटर एंड मशीनिस्ट के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला जो टॉपिक आओगे बच्चे, उसमें दिया गया है, मैंने जिस हिसाब से प्लान किया है, आप लोगों का हो सकता है कुछ और प्लान हो पढ़ने का, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली बेटर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बच्चों, बेसिक्स ऑफ मेट्रोलॉजी एंड हैंड टूल्स के बारे में कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ मेट्रोलॉजी में सबसे पहला कोर लॉजिक क्या आता है बच्चे? लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आ जाता है। इसी में आप लोग क्या आ जाएंगे बच्चे? प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, यानी जो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो स्टील रूल के बारे में बोला जाए 0.5 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी होल्ड करती है। स्टील रूल के भी बारे में पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर के भी बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोमीटर के भी बारे में पढ़ेंगे, डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उन सबके बारे में पढ़ेंगे बेटा। जैसे कि यहां पर दिया गया है माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोटेक्टर, तो इनके सारे टाइप भी पढ़ेंगे बेटा। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर के टाइप भी पढ़ेंगे, वर्नियर के टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेवल प्रोटेक्टर, उसके अगर टाइप है तो पढ़ेंगे, हाइट गेज बेटा, डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज, साइन बार। अब देखिए बच्चे यहां तक तो हो गया मेजरमेंट। अब फिर आते हैं बच्चे मार्किंग मीडिया, मार्किंग मीडिया पढ़ेंगे, सरफेस प्लेट पढ़ेंगे, वी ब्लॉक पढ़ेंगे, बेंच वाइज पढ़ेंगे, हैक्सॉ पढ़ेंगे, फ्लाइल पढ़ेंगे, चीजेस पढ़ेंगे, गेज पढ़ेंगे, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस भी बच्चों पढ़ेंगे। और इसको मैंने प्लान किया हुआ है बच्चों 6 लेक्चर, हो सकता है बच्चे 6 से 8 लेक्चर हो जाए, हो सकता है बच्चे 6 to 8 लेक्चर हो जाए। मैंने प्लान जो किया हुआ है वो प्लान किया हुआ है 6 लेक्चर का, ठीक है। इतनी सारी चीजें कवर करनी बच्चे, सारा का एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है बच्चे, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा और सारी चीजें समझनी है बेटा, क्योंकि डायग्राम से भी आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायग्राम की हेल्प से जब समझोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बेहतर होने वाली है। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक जो मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं वो होने वाला बच्चे इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब इसमें क्या रहेगा? फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे डक्टिलिटी, टफनेस, टेनासिटी हो गई बच्चे, हार्डनेस हो गई, ब्रिटलनेस हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील के टाइप्स जो होते हैं, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, एलॉय स्टील होती है बेटा। जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप स्टील के नाम सुने होंगे, सारा का सारा एक ही जगह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नॉन फेरस मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, लेड, जिंक, इन सबके एलॉय भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एंड नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, एंड ये सारा का सारा खत्म होने में बच्चे 5 से 7 लेक्चर के आसपास लग जाएंगे। मैं मिनिमम लिखाऊंगा बेटा, इन सब में सबसे मिनिमम मैंने लिखा हुआ है, इससे ज्यादा ही जाने वाले हैं मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि इतने डिटेल्ड में इसको कवर होने वाला है कि आप लोग को यकीन नहीं होगा सर इतने गहराई में जाकर के बताएं, कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं साथियों, तो यहां पे देखोगे ईडी का सिलेबस दिया हुआ है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना बच्चे? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ना है, फ्री हैंड स्केचेस, जियोमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ना है, लेटरिंग, और फिर उसके बाद प्रोजेक्शंस, ऑर्थोगोनल एंड आइसोमेट्रिक, रीडिंग ऑफ द नट्स, बोल्ट्स, रिवेट्स, वेल्डेड जॉइंट एंड सेक्शनल एंड असेंबली व्यू। इसको भी लगभग 5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है बेटा वो फिटर और मशीनिस्ट के लिए मोर और लेस सेम है, जो भी डिफरेंट होंगे मैं उसको अलग से कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे लेथ ऑपरेशन, लेथ मशीन जो जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मशीन होती है, मदर ऑफ ऑल प्रोसेसेस बच्चे बोलते हो। उसमें क्या क्या कवर करने हैं? तो लेथ कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑपरेशन में फेसिंग, टर्निंग, ग्रूविंग, बोरिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग, ये होता है बच्चे टेपर टर्निंग के फॉर्मूला वगैरह भी पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कटिंग टूल एंड ज्योमेट्री, कूलेंट एंड लुब्रिकेंट, चक्स, ये सारी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, 4 लेक्चर के अंदर ही कंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है।
अब आते हैं बच्चों नीचे और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे बेसिक ड्रिलिंग एंड रिमिंग। ड्रिलिंग अगर ड्रिलिंग और रिमिंग अलग से पढ़ना बेटा, ठीक है। ड्रिलिंग प्रोसेसेस, ड्रिल एंगल्स, कटिंग स्पीड, फीड, काउंटर श्रिंकिंग, काउंटर बोरिंग क्या होता है, रीमर्स क्या होते हैं बच्चे, स्क्रू थ्रेड्स क्या होते हैं, टैप्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सर्स के बारे में पढ़ना है। लगभग 3 लेक्चर के अंदर ये भी कंक्लूड हो जाएंगे। फिर उसके बाद है बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा, तो यहां पढ़ना है सबसे पहली चीज जो है वो है यूनिट सिस्टम, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लीवर्स एंड सिंपल मशीन। अब देखिए बच्चे यहाँ फिजिक्स वाला पार्ट है, ऊपर वाला मैथमेटिक्स वाला पार्ट था। स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, ये बीएससीडी वाला जो सिलेबस होता है ना आरआरबी एलपी का, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये उसी के अंदर कंक्लूड होता है, उसी के अंदर आता है, ठीक। अब देखिए बच्चे ये दोनों में कॉमन सिलेबस थे, फिटर और मशीनिस्ट में जो कॉमन सिलेबस थे बच्चे वो मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं यहां पे, अब ये जो सिलेबस है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ फिटर के लिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेकर के रख लीजिएगा। फिटर के लिए क्या क्या और अलग से पढ़ना भाई, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, बहुत से बच्चे इसमें कच्चा खाते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, बॉयल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, बेसिकली फ्लूइड से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम, पंप्स के बारे में पढ़ना, गियर, वेन, पिस्टन हो गए बच्चे। हाइड्रोलिक वॉल्व्स जो होते हैं बच्चे, मोटर, रिजर्वायर एंड फिल्टर सॉइल, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर, कंप्रेसर, एफआरएल यूनिट जो होती है। फिर उसके बाद कंप्रेसर कंपोनेंट, लॉजिक कंट्रोल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक सिंबल्स, ये सारे के सारे कंप्लीट होंगे बच्चे आप लोगों के लगभग 2 लेक्चर से लेकर के 3 लेक्चर मिनिमम मैंने लिखा हुआ, 2 से हो सकता है 4 भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैंने लिखा हुआ कि आप लोगों को 2 लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें कवर होंगी। और लेक्चर कितने ड्यूरेशन का होता है बच्चे, 1 से 1.5 घंटे का होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। नीचे आते हैं साथियों, फिर मशीन डिजाइन एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में आते हैं। ये भी फिटर का ही पोर्शन है बच्चे, मशीनिस्ट में नहीं है। मशीन डिजाइन एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में बेयरिंग के टाइप, जर्नल बेयरिंग क्या होती है, थ्रस्ट बेयरिंग क्या होती है, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, निडल बेयरिंग, इन सबके एप्लीकेशन कहां कहां पे यूज किए जाते हैं, क्या क्या सबकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या सबकी टाइप है। जैसे हमारा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होता है, निडल बेयरिंग होता है, स्लिप बेयरिंग होता है, जिसको जर्नल बेयरिंग भी हम लोग बोलते हैं बेटा। तो कैसे कैसे इसके काम होते हैं, कहां कहां पे यूज किए जाते हैं बच्चे, किस केस में कौन सी बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको डिटेल में भी कवर करेंगे हम लोग अपन। नीचे आते हैं बच्चे, फिर आते हैं यहां पे दिया गया है बेल्ट ड्राइव, कपलिंग्स एंड पुल्ली, गियर ट्रांसमिशन, वियर, टियर एंड कॉजेज रेमेडीज। तो यानी गियर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ना बच्चे, फिर रिवेटिंग के बारे में पढ़ना, जैसे हॉट एंड कोल्ड रिवेटिंग क्या होती है ना। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो फिटर स्पेसिफिक टूल ऑपरेशन, मतलब फिटर से रिलेटेड, मैंने तो वहां पे लेथ और ड्रिलिंग बोरिंग के बारे में बता दिया था, लेकिन फिटर से रिलेटेड स्पेसिफिक टूल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो भाई यहां आप देखेंगे सीट मेटल टूल, मैलेट्स, ट्रैमल्स, हैंड ग्रूव्स, स्टैक्स। फिर उसके बाद है लॉकिंग डिवाइसेस जैसे कैसल नेट, स्लैटर नेट एंड ग्रूव नट, कीज एंड पुल्लीज हो गया। फिर स्क्रैपर्स में टाइप्स एंड यूजेज हो जाएंगे बच्चे। सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग के बेसिक्स आएंगे, जिसमें गैस आर्क वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोड्स कटिंग टूल, टॉर्च होता है बेटा। फिर उसके बाद तो सरफेस फिनिशिंग टेस्टिंग कैसे की जाती है, लैपिंग, होनिंग, फ्रॉस्टिंग, ये सारे प्रोसेस होंगे बच्चे। ये अगेन लगभग यहां पे देखोगे तो 8 से 10 लेक्चर यहां पे लगने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं तो एडवांस मशीनिंग। आप देखिए बेटा, ये तो रहा बच्चे फिटर के बारे में। अब नीचे आएंगे जैसे तो ये हो जाता है बच्चे आपके मशीनिस्ट से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ मशीनिस्ट का सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों मशीनिस्ट का सिलेबस है। अब मशीनिस्ट के सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है बच्चे, तो यहां पे है एडवांस मशीनिंग एंड मशीन टूल में, इसमें सीएनसी वगैरह आ जाएंगे, मिलिंग मशीन, मिलिंग कटर, ऑपरेशन, अटैचमेंट, जैसे फ्लाई कटर वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे ना, फ्लाई कटर कहां पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है स्लॉटर मशीन, ड्राइविंग मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, इंडेक्सिंग ऑन द स्लॉटर, स्प्लाइस, ग्राइंडिंग मैकेनिज्म में सरफेस ग्राइंडर्स, सिलिंड्रिकल ग्राइंडर्स, टूल एंड कॉटर ग्राइंडर्स, ग्राइंडर डिफेक्ट, ग्लेजिंग, लोडिंग, जैसे व्हील लोडिंग होती है, व्हील ग्लेजिंग होती है बेटा। लोडिंग के अंदर उसका जो आपका जो चिप्स होते हैं वो टूल जो ग्राइंडिंग के जो अब्रेसिव मटेरियल होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं, उसको व्हील लोडिंग बोला जाता है। ग्लेजिंग उसका टकलापन होना, मतलब जो हमारी दांत है वो घिस चुकी है, ठीक है, ऐसे होती है। फिर नीचे आते बच्चे, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है जिसको कि बहुत सारे बच्चे मिस करने वाले हैं, सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी का बेसिक।
ठीक है। इस समय बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चे, लेकिन कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद डिजाइन करता हूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सीएनसी मशीन कैसे काम करती है, पीएलसी क्या होती है बच्चे, इन सारी चीजों को, पंच टेप क्या होता है, इन सारी चीजों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज्योमेट्री, मशीन एक्सिस, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, कैंड साइकिल क्या होती है, आईएसओ, जी एंड एम कोड। बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी कोड क्या होता है, एम कोड क्या होता है। एम का मतलब क्या हो गया, मिसलेनियस कोड होता है। ठीक है, अच्छा चलिए फिर नीचे आते हैं। टूल ऑफसेट, लेंथ एंड रेडियस कंपनसेशन, सीएनसी लेथ प्रोग्रामिंग, पैरामीटर्स, ये लगभग बच्चे आपके 5 लेक्चर में हो जाएंगे। फिर नीचे आते हैं थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में, तो यहां पे बच्चे दिया गया है कैम्स एंड फॉलोअर्स, टाइप्स एंड एलिमेंट्स एंड एप्लीकेशंस में। और फिर यहां पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वार्म एंड वार्म व्हील का कैलकुलेशन यहां पे दिया गया है, यानी वार्म गियरिंग के बारे में है यहां पढ़ना। फिर बच्चे गियर टेस्टिंग एंड एरर्स, गियर कैलकुलेशन, ये लगभग 3 लेक्चर में लगेंगे। फिर नीचे आते हैं, थोड़ा सा मशीनिस्ट का सिलेबस ज्यादा है बेटा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेटल कटिंग थ्योरी एंड ऑपरेशनल रिसर्च में, जिसमें ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग क्या होती है, चिप्स ब्रेकर, टूल लाइफ एंड टूल वियर, फिर प्रोसेस प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग, मशीन प्रोडक्टिविटी, डाउन टाइम एनालिसिस, मशीन आर रेट, एमएचआर क्या होता है, फिर मशीन कॉस्ट कैलकुलेशन। तो मशीनिस्ट का सिलेबस देखोगे ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पे देखने को मिल रहा है। एक्स्ट्रा क्या मतलब, थोड़ा सा बोल सकते हो ज्यादा है। कॉम्बिनेशन से टेलीस्कोपिक गेज, बोर डायल गेज, और उसके बाद है रफनेस वैल्यू सिंबल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया बेटा फिटर और मशीनिस्ट का। फिटर और मशीनिस्ट का एक कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आप लोग को यहां पे दिखाया है। सिलेबस में ये सारी चीजें दी गई हैं, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ करके छोड़ दिया, उसके टाइप के बारे में भूल गए, नहीं बेटा, उसके टाइप के भी बारे में पढ़ना, उसके एप्लीकेशन के भी बारे में पढ़ना, उसके एडवांटेज के भी बारे में पढ़ना, उसके लिस्ट काउंट के भी बारे में पढ़ना, उसके डिसएडवांटेज के भी बारे में पढ़ना है, कहां यूज होता है कहां नहीं यूज होता है, उन सबके बारे में पढ़ना है बेटा। तो सिर्फ जस्ट माइक्रोमीटर को पढ़ करके ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं छोड़ना है। बात समझ में आई? अब यहां तक तो मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया। सिलेबस का पूरा जो खिचड़ी है, क्या आपको समझ में आया कि हमें क्या पढ़ना है सर और क्या नहीं पढ़ना है? जल्दी मुझे कंफर्म करिएगा, जल्दी मुझे कंफर्म करिएगा, क्या यहां तक सबको समझ में आया बेटा? फटाफट से कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में बच्चों, फटाफट से कंफर्म करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें फिटर में है, क्या क्या चीजें बच्चे मशीनिस्ट में है। तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, क्या बात है दिव्या? श्वेता आपको क्लियर है बेटा? चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों कि एक तो मैंने सिलेबस के बारे में आप लोग को यहां बता दिया, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बाकी आप लोग को तो मिल ही जाएगा। इसका जो पीडीएफ होगा ना बेटा, इसका तो टीओसी के फॉर्म में आप लोग को तो मिल ही गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों कि हमें बेसिकली सिलेबस बता दिया बेटा, सिलेबस अभी बताया हूं, अब इसको कवर करना बचा है बेटा। सिलेबस अभी जस्ट मैंने आप लोगों को यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे सिलेबस की बात। अब जब हम लोग, मैंने बोला बच्चे कि सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो मेजरमेंट और बेसिक्स ऑफ हैंड टूल पढ़ने वाले बेटा। तो मेजरमेंट अगर मैं कहूं तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब है बच्चों मापना। अब मापेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी कठिनाई वाली बात यह है बेटा, मापने के अलग अलग सिस्टम भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों की जो सिलेबस में है बहुत सारी चीजों का मापन किया जाता है, जैसे वेट का मापन कैसे होगा, लंबाई का मापन कैसे होगा, दूरी का मापन कैसे होगा, कोण का मापन कैसे होगा, लाइट का मापन कैसे होगा, लाइट की इंटेंसिटी का मापन कैसे होगा बेटा। लेकिन हमारे जो सिलेबस में बच्चों पढ़ने हैं वो पढ़ने बच्चे आपके मेजरमेंट से रिलेटेड। मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, फिर से अगर मैं दोहरा दूं कि लंबाई का मानक, लंबाई को मापना। ठीक है, अब अगर मैं सबसे कोर लॉजिक पे बढ़ता हूं बच्चों, कि एक तो हमने बात किया बच्चे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब मेजरमेंट में बेटा दो तरीके के मेजरमेंट हमें जानने हैं। कौन कौन से मेजरमेंट साथियों? तो पहला आता है बच्चे लीनियर मेजरमेंट,
और दूसरा होता है साथियों एंगुलर मेजरमेंट। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, रेखीय मापन। रेखीय मापन किया जाता है यहां पे क्या होता है बच्चे, कोण का मापन होता है, कोणीय मापन यहां पे किया जाता है। अब अगर मैंने जैसे बोला रेखीय, रेखीय का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दो पॉइंट के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसका मापन किया जाता है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला बेटा, कि रेखीय मापन में क्या होता है बच्चे, कि दो पॉइंट के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है बच्चे, उसका मापन किया जाता है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चे, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी का मापन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है बेटे, कि दो बिंदुओं के बीच में हमारी डिस्टेंस कितनी है, यही मैंने बोला ना कि दो पॉइंट के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है, वो रेखीय मापन में उसका पर्पज है, उसका उद्देश्य है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे कोणीय मापन का, कोणीय मापन का मतलब क्या हो गया, एंगल को मेजर करना, एंगुलर मेजरमेंट यही कहलाता है। अब एंगल कैसे बनती है, आप लोग सोचो एंगल कैसे बनती है। तो एंगल बनती है बच्चे या तो पॉइंट हो या तो प्लेन हो। मतलब क्या है बच्चे, या तो दो पॉइंट एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हो, उनके बीच का कुछ ना कुछ कोण बनेगा, या इसी तरीके से आप प्लेन तो मैं दिखा नहीं सकता हूं कि दो प्लेन ऐसे होंगे बच्चा, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट किए, तो यहां पे जो कोण बनेगा वो कोण क्या बन जाएगा बच्चे, थीटा। तो हमेशा जब दो पॉइंट या दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चे, कोण मिलता है। जब दो लाइन या सतह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, कोण मिलता है। अब इसी कोण का मापन हम लोग करेंगे, अब इसी कोण का मापन हम लोग करेंगे बेटा। तो सबको एक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, कि यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें मेजरमेंट में क्या पढ़ना है सर। एक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, रेखीय मापन पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कोणीय मापन पढ़ेंगे। रेखीय मापन में दो बिंदुओं के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को मापा जाएगा, और वहीं पे कोणीय मापन में जहां पर भी कोई टिल्ट हो, जहां एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस एंगल का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। क्लियर है। अब देखिए सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है यहां पे, अगर आप लोग देखोगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा, ये सब सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन अब अगर हम लोग लीनियर मेजरमेंट की अगर हम लोग यहां पे बात करें, लीनियर मेजरमेंट की अगर मैं साथियों बात करूं आप लोगों से, तो लीनियर मेजरमेंट में जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, देखता हूं किसके किसको पता है। लीनियर मेजरमेंट में सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है बच्चे, एसआई सिस्टम में। तो लीनियर मेजरमेंट में जो एसआई सिस्टम होता है बेटा, यहां पे देखेंगे तो यहां पे मैं लाया हुआ हूं प्राथमिक इकाई मीटर। एसआई सिस्टम जो होती है बेटा वो मीटर होती है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और या फिर 1000 मिलीमीटर बोल सकते हो। ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो लीनियर मेजरमेंट रेफर्स टू द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। रेखीय मापन एक सीधी रेखा के अनुदेश या फिर दो अलग अलग बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का संदर्भित करता है। ये क्या कहलाता है बच्चे, रेखीय मापन। वहीं पे कोणीय मापन क्या है बच्चे,
एंगुलर मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द चेकिंग और द मेजरमेंट ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन और सरफेसेस। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं तो उनके बीच में जो कोण का बनता है बच्चे, उन्हीं कोण को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, मेजरमेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर मैं बात करूं बच्चे किसकी, बेस यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की बेस यूनिट क्या है बच्चे, मीटर है एसआई सिस्टम में। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो सकता है, या फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है बेटा। दोनों इक्वल हैं, दोनों अपने आप में क्या है बेटा, इक्वल हैं। तो यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुआ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुआ, तो क्या इसका उत्तर दोगे, क्या इसका उत्तर दोगे? देखिए, देखते हैं आज किसका आंसर सही आता है भाई। हालांकि पता होना चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं किसका किसका आंसर सही आता है भाई। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, फटाफट से आंसर करेंगे। अरे भैया, तबाही हो तबाही। देखिए बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, या फिर 10⁻³ लिख सकते हो बच्चे, 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो इन दोनों के अलावा हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब यह बनता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है बच्चे, तो 10 मिलीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत जगहों पे काम आता है ना, बहुत जगहों पे बच्चे काम आता है। लेकिन अब समझिएगा बच्चे, हमारे जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हम लोग जो मोस्ट ऑफ द केस में यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं बच्चे, मिलीमीटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कितनी लंबाई है, कितनी छोटाई है, कितनी बड़ाई है, ये सारा डाटा जो हालांकि मीटर में भी होता है, लेकिन जहां पर कि हमें मशीन के बारे में, उसके शेप एंड साइज के बारे में बताना होता है बच्चों, वहां पे हम लोग मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोण पे आऊं बच्चे, तो यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, कोण की मात्रक क्या होती है, कोण की मात्रक क्या होती है, तो आप बोलोगे सर डिग्री होती है। डिग्री के अलावा मैं पूछूं क्या होता है, तो डिग्री के अलावा बच्चे मिनट होता है, मिनट के अलावा और क्या होता है बच्चे, सेकंड्स होते हैं। तो यूनिट्स ऑफ एंगल यानी कोण की मात्रक क्या है, तो सबसे पहला जो एसआई यूनिट होता है बेटा, वो डिग्री होता है। क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सर डिग्री, डिग्री में दिया जाता है। और इसका सिंबल कैसा होता है बेटा, तो ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, जब हम लोग एक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, तो हमें क्या मिलता है बच्चे, 60 मिनट मिलता है, 60 मिनट मिलता है। या और मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चे, 60 ऐसे मिनट, दोनों का मतलब सेम हो गया। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो बच्चे 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब देखिए इसमें खूबसूरती क्या है बेटा, इसमें खूबसूरती यह है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि कोई एक कोण जब आप मापे, तो वहां पे क्या है बेटा, वहां पे आगे मान लेते 40 डिग्री
30 मिनट 15 सेकेंड, ऐसे कुछ आया। 40 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड आया बेटा। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये डिग्री है, टोटल एंगल हुआ बच्चे। उससे छोटा क्या हुआ बच्चे, जिसे पॉइंट में हम लोग लिखते हैं ना, सॉरी, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं संख्या में 1.0.4231 ऐसे कुछ लिखते हैं। वही सेम केस है बेटा, डिग्री को हम लोग पॉइंट में करके नहीं लिखते हैं। रेडियन में लिखोगे तो लिख सकते हो, लेकिन यहां पे हम लोग जब डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं तो डिग्री सेकेंड, फिर उससे छोटा मिनट में। अगर मान लेते जी एग्जैक्टली एक्यूरेटली 40 डिग्री का बना है तो क्या ये दोनों वैल्यू आएंगे क्या? अगर मैं बोलूं कि कोण एग्जैक्टली 40 डिग्री का है तो ये दोनों वैल्यू नहीं आएंगे। लेकिन ये क्या दिख रहा है, 40 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, 40 डिग्री से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अब देखो बच्चे, यहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 मिनट में कितने डिग्री होगा बच्चे, आधा डिग्री होगा। 30 मिनट में बच्चे आधा डिग्री होगा। तो इसकी 30 मिनट का मतलब क्या होगा बच्चे, आधा डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये हो गई बच्चे आपकी डिग्री, ये हो गई बच्चे आपकी मिनट, और ये हो गई साथियों आपकी सेकंड। ठीक है, याद रख लोगे साथियों, समझ में आया कि कभी भी जो एंगल होता है बेटा, अगर एकदम एक्यूरेटली आ गया 40 डिग्री का आ गया कोई बात नहीं, तब तो 40 डिग्री लिख दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन 40 डिग्री से थोड़ा सा और कुछ बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा कुछ छोटा आ रहा है, तो उस केस में हमें मिनट और सेकंड के ऊपर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर बच्चे 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड होते हैं साथियों। ठीक है, ओके, यहां देखिए वही डाटा दिया गया होगा मेरे हिसाब से। A complete circle is divided by 360 equal parts called as the degree. When the 1 degree is divided into 60 minutes, मतलब 1 डिग्री को 60 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बराबर भागों में बच्चे, तो हमें क्या मिला बच्चे, 60 मिनट मिला। एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू द 60 सेकेंड। 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट को जब 1 मिनट को फिर से डिवाइड किया गया बच्चे तो 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये होता है कन्वर्जन। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, यहां पे मेट्रिक सिस्टम है बच्चे, यहां पे बच्चों ब्रिटिश सिस्टम है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 10⁻³ मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चे, 10⁻³ मिलीमीटर होता है। ठीक, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना माइक्रोन होता है बच्चे, तो 1000 माइक्रोन हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पे 1 लिखोगे इधर आ जाएगा बच्चे तो 1000 माइक्रोन हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, जो कि मैं बता चुका हूं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं बच्चे, और 1 डेकामीटर में बच्चे 10 मीटर होते हैं। वहीं पे अगर ब्रिटिश सिस्टम में आते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ इंच यानी 0.001 होता है। 1 इंच कैसे लिखा जाता है बच्चे, 1 के ऊपर 2 गुंडी लगा दिए। ठीक है, 1 फुट 1 फुट फीट। ठीक है, 1 फुट लिखिए बच्चे, 1 फीट लिखिए, कितने इंच आएंगे बच्चे, 12 इंच आ जाएंगे। 1 यार्ड में 3 फीट के अप्रोक्सीमेटली होता है। 1 फरलॉन्ग 220 यार्ड्स के बराबर होते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फर होता है। तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, आपको फुट और इंच कम से कम याद रखने हैं इसमें से। और यहां पे तो सारा का सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, यहां पे पूरा का पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बच्चे आपको फुट और इंच इन दोनों की वैल्यू याद रखनी है। अब देखिए यहां पे प्राथमिक इकाई क्या है, किसके बराबर है। 1 किलोमीटर में बच्चे 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में साथियों हमारे 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है बेटा। अब 1 डेसीमीटर में बच्चे 10 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में बच्चे 10 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में बच्चे 1000 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर में बच्चे 1000 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में बच्चे 10 एंगस्ट्रॉम होता है, या पिकोमीटर में भी जाना चाहो पिकोमीटर में। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्जन है बेटा। कई बार यहां पे साइंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपके लेंथ ऑफ यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए बच्चे ब्रिटिश सिस्टम में 1 इंच 1 फुट 1 यार्ड 1 माइल 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर।
मीट्रिक सिस्टम में 1 इंच किसके इक्वल होता है? तो 25.4 मिलीमीटर के इक्वल होगा। यानी अगर मिलीमीटर के बराबर भाई, सेंटीमीटर में जाना तो क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2.54 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। वहीं पे 1 फुट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 30.48 सेंटीमीटर होता है। और अगर इसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे भाई, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3048 मीटर आ जाएगा। किसके बराबर है बच्चे, 1 फुट के बराबर है। वहीं पे अगर हम लोग यार्ड की बात करें तो 1 यार्ड इज इक्वल टू क्या होता है, 0.9144 मीटर होता है, या फिर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 91.44 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक माइल में बच्चे 1.609 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 1.6 याद रख लेना, ठीक है, पूछा जाता है बच्चों आप लोगों से, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर है बच्चे 1 मीटर में 39.37 इंचेज, यानी अप्रोक्सीमेटली 40 इंच के बराबर होता है, ठीक। वहीं पे 1 सेंटीमीटर में बच्चे 3937 इंच के बराबर होता है। और वहीं पे 1 किलोमीटर में आपका 0.6213 माइल के बराबर होता है, यानी 5/8 मील होता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया है साथियों, वो आप लोग रट्टा मारने की चीज नहीं है, उसको समझने वाली बात है। जैसे मैंने समझाया वैसे ही आपको समझना है, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक साथियों? श्वेता बताइएगा, क्या यहां तक बेटा आपको क्लियर है? नहीं, जैसे इसमें इंच एंड फुट एंड यार्ड, मैक्स टू मैक्स इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। 1 मील ये याद रख लो, बहुत ज्यादा याद करने का मन हो तो बस, यानी यहां से ऊपर वाला याद रख लो, बाकी और सब तो कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऊपर वाला डाटा इंपॉर्टेंट है और बाकी यहां पे तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी रेखीय मापन उपकरण। तो सबसे बेसिक उपकरण क्या है? अगर मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा कि भाई ये बताओ रेखीय मापन उपकरण में सबसे बेसिक मेजरिंग टूल कौन सा है, सबसे बेसिक मेजरिंग टूल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सर स्टील रूल। क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा सर स्टील रूल। स्टील रूल का मतलब क्या होगा बच्चे? चलिए पहले सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। कहां गया ये देखिए बेटा, डायग्राम है यहाँ पे स्टील रूल का। क्या दिख रहा है भाई? ये स्टील रूल है, ये स्टील रूल दिख रहा है। आप लोगों ने अपने बचपन के दिनों में जब ड्राइंग वगैरह कर रहे थे तो भी इस्तेमाल किए होंगे, आईटीआई कॉलेज में गए होंगे तो भी इस्तेमाल किए होंगे। अगर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, चलिए देखते हैं किसका नॉलेज कितना ज्यादा है। अच्छा, स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है? मैंने क्या पूछा बच्चे? लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल, ये पूछा जाता है साथियों, मैं नहीं पूछ रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है बच्चों 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर होता है। ये 150, 200, 300 ऐसे साइजेज में कितने लंबे हैं बेटा? इन साइजेज में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक डिस्टेंस मापने का जो हमारे पास औजार है वो कौन सा बच्चे? स्टील रूल है। ये किस धातु का बनाया जाता है बच्चों? तो ये हमारा बेसिकली स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, या फिर बेटा स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। अब एक दिमाग में एक तो क्वेश्चन अभी गया होगा कि सर लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट वो डायमेंशन है या वो मात्रा है जो कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से छोटे से छोटे डायमेंशन को मेजर कर सकता है। मतलब जैसे स्टील रूल से मैं मिनिमम किस साइज को मेजर कर सकता हूं?
मैं स्टील रूल से मिनिमम कितने साइज को मेजर कर सकता हूं बच्चे? तो आपका आंसर होगा कि एक डिवीजन 0.5 का है, तो 0.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक डिवीजन अगर 0.5 का मैंने आपको बोला बेटा, तो कितना हो जाएगा? तो यानी इससे एक जो सबसे छोटी लंबाई मापी जा सकती है, वो कितनी मापी जा सकती है बच्चे? तो होगी 0.5। तो यानी इसका दूसरे सेंस में ये बोल सकता हूं बच्चे कि 0.5 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को इससे मापा जा सकता है और एक्यूरेटली मापा जा सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई साथियों? लीस्ट काउंट यहां पे मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या बनता है ना? अब देखिए साथियों, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेज में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनके टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने एक डायग्राम में लिया है बच्चे, ये है आपका, ये है बच्चे आपका नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल होता है, ये नैरो स्टील रूल है। ये बच्चे टेपर्ड स्टील रूल है, टेपर्ड स्टील रूल है। ये आपका बच्चे शॉर्ट स्टील रूल है, इसकी साइजेस देखोगे इतने ही साइज की है, शॉर्ट स्टील रूल है। और ये क्या था बेटा? ये हमारा स्टील रूल था, ठीक है, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, इसको नैरो स्टील रूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है बेटा, वो कितनी होती है? 5 मिलीमीटर की होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है साथियों? तो 5 मिलीमीटर की होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, यहां पे लिख लेना बेटा, यानी थिकनेस, थिकनेस 2 मिलीमीटर की होती है। यानी इसकी चौड़ाई, नैरो स्टील रूल वो स्टील रूल होता है जिसकी चौड़ाई 5 मिलीमीटर और जिसकी मोटाई 2 मिलीमीटर होती है, उसको नैरो स्टील रूल बोला जाता है। इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है सर? इसका इस्तेमाल स्लॉट वगैरह के लिए किया जाता है। मतलब जो छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं, पतले पतले स्लॉट्स होते हैं, उनके लिए किया जाता है। वहीं पे आते बच्चे टेपर्ड स्टील रूल में, अभी हम लोग आएंगे, एंटर करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात मुझे ये बता दो कि इन सब का अलग अलग, यहां पे देखो बच्चे, ये टेपर टाइप का दिख रहा है, ये टेपर टाइप का दिख रहा है स्टील रूल, बिल्कुल दिख रहा है ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चे? टेपर्ड स्टील रूल पड़ा है, ठीक है। यहां तक सभी लोग बताइएगा, क्या आप लोगों को क्लियर है? चलिए, अब यहां पे आते हैं बच्चे, थोड़ा सा पढ़िए इसको। स्टील रूल्स और अवेलेबल, सॉरी, मटेरियल, इंजीनियर्स स्टील रूल्स आर मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। अब स्टील रूल्स की साइजेस क्या बच्चे? अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 150, 300, 600 मिलीमीटर में अवेलेबल रहते हैं। ऑल्सो अप टू कहां तक होते हैं बच्चे? 1000 मिलीमीटर तक। 1000 मिलीमीटर का मतलब हो गया बच्चे 1 मीटर तक अवेलेबल रहते हैं। यानी आपके 150 मिलीमीटर से स्टार्ट होकर के 1000 मिलीमीटर तक जाते हैं स्टील रूल, ठीक है। स्टील रूल की एक्यूरेसी कितनी होती है बच्चे? द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल इज 0.5 मिलीमीटर या फिर 1/64 इंच तक बोला जा सकता है ब्रिटिश सिस्टम में। यानी इसका लीस्ट काउंट कितना बेटा? तो ये आपका बता रहा है लीस्ट काउंट। ये जो डाटा बोला गया है, ये डाटा किसको बता रहा है बच्चे? ये है आपका लीस्ट काउंट, एलसी। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिस्ट काउंट को क्या लिखते हैं बच्चे? एलसी। ये है बेटा लिस्ट काउंट, या 1/64 इंच भी बोल सकते हो, ठीक है। नैरो स्टील रूल, it has an approximate width of 5 millimeter and thickness of 2 millimeter, which is used for measuring the keyway and small blind hole. स्लॉट एंड कीवे को मेजर करने के लिए और ब्लाइंड स्पॉट को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या बच्चे? शॉर्ट स्टील रूल, दीज कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ 5। अच्छा शायद मैंने यहां पर नहीं बताता, अच्छा 5 सेट, ठीक। 5 सेट ऑफ स्मॉल स्टील रूल रेंजिंग फ्रॉम, कितने से हो सकते बच्चे? 1/4 से लेकर के 1 इंच तक हो सकते हैं। 1/4 इंचेस से लेकर के 1 इंच तक हो सकते हैं। हेल्ड इन स्पेशलाइज्ड नर्ड नट होल्डर। अब देखो बच्चे, यहां पे डायग्राम में ये देखो नट होल्डर दिख रहा है, इसी के अंदर होल्ड किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं बच्चे? ये अगेन उस जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कि डायरेक्ट मेजरमेंट स्टील के थ्रू नहीं किया जा सकता है। कोने, जैसे एकदम कॉर्नर हो गया जहां पे हाथ नहीं पहुंच पा रही बच्चे, उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट के लिए। ओके।
टेपर्ड स्टील रूल क्या बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहां से पूछा जाता है। दिस स्टील रूल डिक्रीजेज इन द विड्थ फ्रॉम द 1/2 इंचेस टू 1/8 इंचेस एट द वेरी टिप फ्रॉम द मेजरिंग नैरो स्लॉट्स एंड द स्लॉट ऑफ स्मॉल होल। कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, स्लॉट के अंदर या फिर स्मॉल होल के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनकी जो एक आधे इंच से लेकर के 1/8 इंच तक हो जा रही है बच्चे, तो यानी 1/8 इंच कहां पर रहेगी बच्चे, ये रहेगी, 1/8 इंच इधर रहेगा और आधा इंच बच्चे यहां पर, आधा इंच, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये रहा बच्चे पूरी की पूरी कहानी हिस्सा आपके टेपर्ड स्टील रूल के बारे में, या फिर अगर हम लोग बात करें बच्चे स्टील रूल के बारे में। किसी को कोई डाउट हो स्टील रूल से रिलेटेड तो प्लीज बच्चों पूछ सकते हो, प्लीज बच्चों पूछ सकते हो। चलिए मैं 1 मिनट के लिए आपको गैप दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर जितना भी चीजें सोचनी है बच्चे पूछ सकते हो। आपके मन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज प्लीज पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आनी ही नहीं है बच्चे, क्योंकि आपको नोट्स जो भी मैं लिखवाऊंगा कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में यूज करूं। देख तो रहे हो मैं हमेशा से इंग्लिश में यूज करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए हिंदी में यूज कर रहा हूं जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। नाम चाहे स्टील रूल हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखिए बेटा, एक ही आना है ना। निम्मी का बुक उठा करके देखे हो, वहां पे जो इंग्लिश रहता है उसी को जस्ट हिंदी में लिख देते हैं। ओके सो अब आते हैं बच्चे कैलिपर। कैलिपर क्या होते हैं बच्चे, कैलिपर जो होते हैं इनडायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्टली कोई बता नहीं पाते कि भाई कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इतनी है, नहीं बताते हैं। ये सिंपली मैं पूछूंगा इस पेन की लंबाई कितनी है तो कैलिपर यहां पे जाएगा, फिर मैं अपना क्या लूंगा बच्चे, अपना स्टील रूल लूंगा, स्टील रूल को देखूंगा चौड़ाई कहां तक आ रही है। ये हो सकता है बच्चे 5 सेंटीमीटर आ रही हो, 10 सेंटीमीटर आ रही हो, कुछ भी आ सकती है ना, तो उसको देखूंगा तो वो बताएगा बेसिकली। तो इसको हमेशा किसी प्राइमरी मेजरिंग सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है बच्चे वो ज्वाइंट के आधार पर किया जाता है। तो ज्वाइंट के आधार पे करेंगे बच्चे, फर्म ज्वाइंट होता है एक, दूसरा होता है बच्चे स्प्रिंग ज्वाइंट, दो टाइप के होते हैं। और लेग के बेसिस पे करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा बच्चे आउटसाइड लेग हो जाएगा, ये आपका इनसाइड लेग कहलाएगा। रुक जाओ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है बच्चे, फर्म ज्वाइंट है, फर्म ज्वाइंट है। ये है बच्चे स्प्रिंग ज्वाइंट है कैलिपर। और ये है बच्चे आपका आउटसाइड कैलिपर है, आउटसाइड, अभी सबका मतलब समझाऊंगा कैलिपर। और ये आपका है बच्चों इनसाइड कैलिपर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको पढ़िए। Calipers are the indirect linear measuring instrument classified by the joint types and the firm joint and spring joint by the legs at the inside and outside। मतलब ज्वाइंट के आधार पे यहां पे जो जोड़ बन रही है बेटा, ये जोड़ कैसा है, ये फर्म ज्वाइंट है या फिर स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा गया है तो स्प्रिंग ज्वाइंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है कि लेग कैसा है, किस तरीके का मेजरमेंट लिया जा रहा है, बाहरी माप ले रहा है या फिर अंदरूनी माप ले रहा है, तो उसी के बेसिस पे इनसाइड एंड आउटसाइड। मेड ऑफ कार्बन स्टील, किसका बनाया जाता है बच्चे, कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो कैलिपर एक अप्रत्यक्ष रेखी मापन उपकरण है जिन्हें ज्वाइंट के प्रकारों के अनुसार फर्म ज्वाइंट, स्प्रिंग ज्वाइंट और लेग्स के अनुसार इनसाइड और आउटसाइड लेग में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि कार्बन स्टील से बने होते हैं। अब देखो जैसे ये फर्म ज्वाइंट है ना बेटा, इसमें डायमेंशन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसको कैलिब्रेट करने में बेसिकली प्रॉब्लम आती है। लेकिन स्प्रिंग ज्वाइंट जो होता है बेटा उसको फास्ट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको कैलिब्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वहीं पे अगर आउटसाइड कैलिपर की बात किया जाए तो ये आउटसाइड डायमेंशन, आउटसाइड कैलिपर बच्चे बेसिकली क्या कर रहे हैं, सॉरी आउटसाइड कैलिपर जो है बेटा वो इसका काम क्या है, ये इसका काम होता है डायमेंशन जो होती है ना उसको लेना,
ठीक है। तो ये सारी की सारी बच्चे इसी तरीके से इनसाइड जो कैलिपर है, कैलिपर का मुंह अगर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है या कैलिपर का मुंह बाहर की तरफ है बच्चे, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फिर सुन लो, कैलिपर का मुंह अंदर की तरफ है तो ये क्या है बेटा, ये मुंह है, यहां पे ये अंदर की तरफ है तो इनसाइड कैलिपर, ये भी अंदर की तरफ मुंह दिख रहा है बेटा तो ये इनसाइड कैलिपर हो गया। अगर यही देखो, ये कैलिपर का मुंह कैसे बेटा, बाहर की तरफ है तो ये क्या हो गया, आउटसाइड कैलिपर। ये कैलिपर का मुंह कैसा बेटा, अंदर की तरफ है तो इनसाइड कैलिपर हो गया। तो आउटसाइड इनसाइड कैलिपर कैसे क्लासिफाई किए जा रहे हैं बच्चों, ये आपके जो लेग्स हैं वो लेग्स की ओपनिंग कैसी हो रही है, अंदर की तरफ हो रही है या बाहर की तरफ हो रही है, बस इसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक मैंने स्टील रूल के बारे में इंट्रोडक्शन टाइप का दिया, थोड़ा बहुत कैलिपर के बारे में समझाया हूं। अभी इसमें एक बहुत ही फेमस नाम है बेटा, फेमस कौन सा है, जिसका आप लोग शायद नाम जानते होंगे, जेनी कैलिपर, जिसको कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं, ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर जो होता है कैसा दिखता है बेटा, तो यहां पे देखिए, ये इसका एक लेग यहां पे मुड़ा हुआ रहता है और दूसरा लेग ऐसे रहता है, यहां पे पॉइंट लगी रहते हैं। ठीक है, अब जो जेनी कैलिपर है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसके नाम से ही पहली बात तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से बेटा, हर्माफ्रोडाइट और ऑड लेग कैलिपर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके इतने सारे नाम हैं, एक और कोई नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो लेकिन ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जेनी कैलिपर का यूज और कहां करते हैं अलग से, तो इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे, कोई एक स्लॉट के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है, स्लॉट के पैरेलल कोई लाइन खांचा खींचना है बेटा, उस केस में जैसे देखो यहां पे कुछ इस तरीके से लेग इसका उभरा हुआ रहता है बेटा, इसका हील जो रहता है बेसिकली ये हील है, ये क्या कहला जाता है, हील। इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है, यानी मार्किंग के जैसे इस्तेमाल करना है, तो उस केस में हम लोग जेनी कैलिपर का यूज करते हैं, उस केस में बच्चे जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये रही बच्चे अभी जस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया हूं, इसके बारे में थ्योरी डिटेल में अभी डिस्कशन करना बचा हुआ है, लेकिन समय की थोड़ा सा अभी आज के लिए पाबंदी चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा कम डिस्कशन मैं यहाँ पे आपको बस इंट्रोडक्शन टाइप का भी जेनी कैलिपर के बारे में बता दिया हूं, है ना। इसके आगे का जो डिस्कशन होगा बच्चे कल के सेशन से स्टार्ट होगा, कल के सेशन से मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का जो क्लास का ड्यूरेशन होगा बच्चे वो भी हो सकता है 1.5 घंटे के आसपास तक पहुंच जाए, है ना। सबको बताइएगा बच्चे कैसा लगा, और किसी को कोई डाउट है, और किसी को अगर किसी भी प्रकार से डाउट है बच्चे तो क्वेश्चन को पूछ सकते हो, फटाफट से कमेंट करिएगा, फटाफट से बच्चों कमेंट करिएगा। मैं आप लोग के कुछ कमेंट्स ले लेता हूं, इसीलिए थोड़ा सा क्लास भी मैं यहां पे छोड़ रहा हूं। मजा आ गया, वेरी गुड। हाँ, पीपीटी आपकी क्लास के अभी थोड़ी देर बाद ना अपलोड हो जाएगी बेटा, पीपीटी अभी जस्ट क्लास के बाद आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट, बस मजा आना चाहिए भाई, पढ़ने के बाद तो मजा आना ही चाहिए ना, कि समझ में आ रहा है तो मजा आ रहा है भाई, नहीं समझ में आता तो फिर वही मजा नहीं, मजा किरकिरा हो जाता है भाई, है ना। चलिए अभी तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन सिलेबस वगैरह बताया हूं, अब इसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है बेटा, इसके अंदर तो अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए साथियों, फिर आज के लिए सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी सेम टाइम पे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, आप सभी लोगों को खूब सारा बच्चों प्यार।